हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहां पर फिर एक बार पिछले हफ्ते की वे कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी परीक्षा के लिहाज से 68वीं यूपीएससी में, जिनसे मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है या इससे जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी जो महत्वपूर्ण हो सकती है हमारी परीक्षा के लिहाज से, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। यानी हम बिहार राज्य के स्टेट एटलस प्रोग्राम पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य और मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से। पिछले सेशन में आपसे जो भी अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या था? प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन था पूर्वी बिहार, उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिणी बिहार या दक्षिण पश्चिमी बिहार। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। यानी यदि हम सोमेश्वर श्रेणी के बारे में बात करें कि इसका विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है, तो इसका विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। यानी उत्तर पश्चिमी बिहार में क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी। और लगभग सभी बच्चों ने इसका कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया था। अब आइए देख लेते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बिहार के मैप में बात करें इस क्षेत्र के बारे में, तो सोमेश्वर श्रेणी इस वाले हिस्से में स्थित है। इसलिए इस क्या कहा जाता है कि यह बिहार के, यह उत्तर हिस्सा हो गया, यह पूर्वी, यह दक्षिणी और यह पश्चिमी। तो यह बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि कौन सा सवाल फ्रेम किया गया है और इससे जुड़े हुए तथ्य क्या हैं, इनकी लोकेशन बिहार के मैप में कहां पर है। तो देखते हैं प्रश्न को। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? यह शहर उत्तर में बागमती नदी से घिरा है जो इसे दरभंगा जिले से अलग करता है। और दूसरा, यह 1972 में दरभंगा जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था। कूट है, उपर्युक्त दोनों कथन बिहार के किस जिले के बारे में सही है? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, बक्सर, समस्तीपुर या पटना। यदि इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो हम यदि पहले कथन पर गौर फरमाएं। पहला कथन क्या है? यह शहर उत्तर में बागमती नदी से घिरा है जो इसे दरभंगा से अलग करता है, दरभंगा जिले से अलग करता है। तो इससे ही आप बता सकते हैं, यदि आपको पता है कि बागमती नदी किस शहर से या कहें कि किस जिले से होकर आगे बढ़ती है और बागमती नदी से घिरा हुआ यह शहर कौन सा है, तो इसी से आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देख लेते हैं, हम दोनों कथनों के हिसाब से पुष्टि भी कर लेते हैं कि यह शहर कौन सा होगा या इन चार ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा। यदि हम बात करें बागमती नदी के बारे में, तो यह क्या कह रहा है कि बागमती नदी से यह शहर घिरा हुआ है और दरभंगा से इसे यह अलग करती है। तो देखिए, यह है बागमती नदी, यह, और यह है दरभंगा और इसकी ठीक नीचे है समस्तीपुर। इसका मतलब यह है कि यह शहर किससे घिरा हुआ है? देखिए, बागमती नदी से। बागमती नदी यहाँ भी बह रही है और समस्तीपुर ही वह जिला है जो दरभंगा जिला से अलग हो रहा है। और वर्ष 1972 की यदि हम बात करें, जो कि इस कथन में कहा भी गया है, तो वर्ष 1972 में दरभंगा जिला से अलग होकर क्या बना था? समस्तीपुर। और समस्तीपुर में ही बागमती नदी के बारे में भी है, हमने अभी मैप में देखा। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी समस्तीपुर इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दरभंगा से अलग होकर 1972 में समस्तीपुर बना था और बागमती नदी दरभंगा से समस्तीपुर को अलग करती है। यह आपने इस मैप में देखा भी। यह और यह समस्तीपुर है जो दरभंगा से अलग हो रहा है और यह समस्तीपुर को बागमती रिवर घेरे हुए है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समस्तीपुर। अब देखते हैं समस्तीपुर की लोकेशन को, तो यह है समस्तीपुर। और यदि पूछा जाए कि समस्तीपुर अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आप ध्यान से देखिए, समस्तीपुर दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार के नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के बारे में सही है या है? ध्यान रखिएगा, एक तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के बारे में यहाँ पर सवाल फ्रेम किया गया है और सही पूछा गया है। कथन है, यह बिहार के जमुई जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है और दूसरा, इसे 1984 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है नागी डैम पक्षी अभयारण्य के बारे में, चूंकि बिहार में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पक्षी विहार हैं, अलग अलग अभयारण्य हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है सभी की लोकेशन आपको पता हो कि इस जिले में कहाँ पर स्थित है, क्योंकि 68वीं बीपीएससी बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। यदि हम बात करें नागी डैम पक्षी अभयारण्य के बारे में, तो यह बिहार के जमुई जिले में ही स्थित है, यानी यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही है। और यदि दूसरे कथन पर हम बात करें तो वर्ष 1984 में इसे एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, यानी नागी डैम पक्षी अभयारण्य के बारे में यहाँ दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही कथन नागी डैम पक्षी विहार के बारे में सही हैं। अब आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं जमुई की लोकेशन, क्योंकि जमुई में ही स्थित है यह पक्षी विहार और यह पक्षी अभयारण्य, तो यहाँ पर जरूरी है जमुई की लोकेशन देखना। तो यह है बिहार का मैप और जमुई जिला है यह। यदि इसकी बॉर्डर की बात करें तो देखिए यह है जमुई जिला। जमुई जिला किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए यह बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही इसकी एक सीमा झारखंड से भी लगती है, देखिए। और यहीं पर क्या है? नागी डैम पक्षी विहार, पक्षी अभयारण्य। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जमुई में एक और पक्षी अभयारण्य कौन सा है और उसकी स्थिति कहां पर है। आप पहले कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए। बढ़ते हैं इसी में अगले कि यह कहां पर स्थित है, यानी इसकी एक और इमेज देख लीजिए। देखिए यह है नागी डैम बर्ड सेंचुरी, जो कि कहां पर स्थित है? जमुई में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जहानाबाद जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है तिरहुत, मगध, दरभंगा, सारण। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको यह जानना कि जहानाबाद जिला कहां पर है, क्योंकि जब जहानाबाद जिला की लोकेशन आपको पता होगी और आपने इससे पहले वाले सेशन में प्रमंडल वाले मैप भी देखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहानाबाद की लोकेशन कहाँ है और उसी आधार पर फिर आप बता पाएंगे कि जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जहानाबाद जिला की लोकेशन को बिहार के मैप में, फिर आप एक और मैप देखिएगा जो कि प्रमंडल वाला मैप होगा, उससे हम पता लगाएंगे कि जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं जहानाबाद की लोकेशन। तो यह है बिहार का मैप। यदि हम बात करें जहानाबाद की लोकेशन के संदर्भ में, तो देखिए यह है जहानाबाद। और जहानाबाद के बारे में यदि हम बात करें कि ये किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए पटना, नालंदा, गया, अरवल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब जरूरी है यह जानना कि जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए देखिए प्रमंडल वाला मैप कहां पर है? यह है प्रमंडल वाला मैप बिहार का। अब यहां पर हम देखेंगे जहानाबाद की लोकेशन को, तो जहानाबाद देखिए कहां है? यह। और इस कलर को देखिए आप, कौन सा प्रमंडल है ये? इसमें देखिए मगध प्रमंडल, यानी जहानाबाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और मगध प्रमंडल में देखिए 5 जिले हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 5 जिले कौन कौन से हैं जो मगध प्रमंडल में जहानाबाद के अतिरिक्त हैं। इस तरह इस सवाल के यदि हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मगध, यानी जहानाबाद जिला बिहार के मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ऑप्शन है उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार या पूर्वी बिहार। अब देखिए यहाँ पर आपको एक अनुमान से भी आप इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। विंध्यन रेंज हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के बाद इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के होने के साथ साथ बिहार तक फैला हुआ है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के किस हिस्से में मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश स्थित है और विंध्यन रेंज कहाँ तक फैल सकती है। इसी के आधार पर इस प्रश्न का आप सही जवाब भी दे सकते हैं। यदि हम बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कि बिहार में यह कहां पर है, तो दरअसल विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के मैप में देख लेते हैं हम सबसे पहले, फिर इस प्रकार हम इस प्रश्न के सही जवाब को बता सकते हैं। तो देख लेते हैं बिहार में, यह है बिहार का चट्टान वाइज मैप, जिसमें सामान्यतः बिहार में कौन कौन सी चट्टानें हैं इसके बारे में प्रदर्शित किया गया है। बात करेंगे विंध्यन रेंज या विंध्यन रॉक्स के बारे में, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का लोकेशन बिहार में यह है, जो कि रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है। अब चूंकि हमसे उत्तर पूर्वी दिशा के संदर्भ में पूछा गया है, तो यह पूर्व है, यह उत्तर है, पश्चिम और दक्षिण।
तो आप इससे बता पाएंगे कि ये किस क्षेत्र में स्थित है विंध्यन रॉक्स। तो आप देखिए यह दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिणी वाली क्षेत्र में स्थित है विंध्यन रॉक्स। तो अब हमें देखना है हमारे ऑप्शन को कि ऑप्शन में कहाँ पर है। हमने बात की अभी दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से के बारे में, तो ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि विंध्यन रॉक्स बिहार में दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में स्थित है। आप देख लीजिए यह है दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा और यहाँ पर ही स्थित है विंध्यन रॉक्स। किस क्षेत्र में है, यदि नाम लिख कर आ जाए कि क्या इस क्षेत्र में है, तो यह रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या है, विंध्यन रॉक्स पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन कोसी नदी के बारे में सही है या है। कथन क्या है, इस नदी का प्रवाह बिहार के दक्षिणी हिस्से से होता है। दूसरा, यह गंगा नदी के दाएं किनारे में स्थित है। और कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। जरूरी है सबसे पहले कोसी नदी के बारे में देखना, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बिहार में कहाँ से प्रवाहित होती है। इसके बाद आप बता पाएंगे कि इस नदी का प्रवाह बिहार के किस हिस्से में है और गंगा नदी के किस किनारे में स्थित है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे एक सामान्य मैप बिहार की नदियों के संदर्भ में, जहां पर कोसी नदी की लोकेशन आप देखिए यह है, जो कि नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। यानी यह बिहार के किस हिस्से में, देखिए अगर आप गंगा नदी के किनारों की बात करें तो देखिए बिहार में गंगा का प्रवाह यहाँ से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। यह पूर्व दिशा है, इसका प्रवाह है इस दिशा में। यानी यदि हम इसके फ्लो की बात करें तो यह हिस्सा गंगा नदी का दायां हिस्सा कहलाएगा और यह बायां। कोसी नदी देखिए यहां पर है, यानी यह गंगा नदी के बाएं किनारे में स्थित है। तो यदि हम अपने कथनों के बारे में बात करें, दूसरा कथन क्या कहता है कि यह गंगा नदी के दाएं किनारे में स्थित है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। और बात करें यदि कि यह बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, तो देखिए मैप में यह बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित है, ना कि दक्षिणी वाले हिस्से में। तो यहाँ पर यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, बिहार के उत्तरी हिस्से में। और दूसरा, यह गंगा के दाएं किनारे में स्थित ना होकर कहाँ पर है, बाएं किनारे में। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, दोनों ही कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। हमारे ऑप्शन है गंगा मैदान के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, या रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, बिहार का तराई प्रदेश यानी वह क्षेत्र जो बिहार के तराई वाले क्षेत्र के आसपास स्थित है, उसी को तराई प्रदेश कहा जाता है। अभी हम मैप में समझेंगे भी कि तराई प्रदेश कौन सा है, फिर इन चार ऑप्शन में हम देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यदि हम बिहार के मैप की बात करें तो यह बिहार का मैप है और यह क्षेत्र कहलाता है तराई प्रदेश क्षेत्र, तराई वाला हिस्सा, और इसे ही तराई प्रदेश वाला क्षेत्र कहा जाता है बिहार के संदर्भ में। अब यदि हम बात करें चार ऑप्शन में से यह कहां तक विस्तृत है, तो देखिए हमारा ऑप्शन है पहले गंगा मैदान के पूर्व में। आप देखिए गंगा के मैदान की बात करें तो यह वाला हिस्सा है गंगा का मैदान, और गंगा मैदान के पूर्व में यह हिस्सा स्थित नहीं है, यानी यहां पर यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगले कथन को देखें, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो आप देखिए क्या पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है, यह है बिहार, यहां पर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा हो जाएगा यह, ना कि यह। तो यहां पर दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कथन को देखिए, इसमें लिखा है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो दूसरे कथन में देखिए यहां पर है यह तराई प्रदेश, यह है नेपाल, और बिहार आता है भारत के मैप के अंदर, यानी यह जो हिस्सा है यह भारत का ही क्षेत्र कहलाएगा। इसे आप दूसरे मैप से भी देख सकते हैं, यह भारत का मैप है, इसमें बिहार यहां पर स्थित है और तराई क्षेत्र है यह। तो यह भारत और नेपाल, यानी भारत यह है और नेपाल का जो बॉर्डर है इसकी समानांतर ही स्थित है, और यहाँ ही है तराई प्रदेश। समानांतर अर्थात एक रेखा ऐसी और दूसरी ठीक उसके समानांतर चल रही हो, तो इसे कहा जाता है समानांतर स्थिति। तो यहाँ पर तराई प्रदेश भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर स्थित है, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। यह हमारा सही जवाब होगा, जिसे आपने मैप में भी देख लिया। तराई प्रदेश कहाँ पर स्थित है, भारत और नेपाल सीमा के समानांतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार की मिट्टी के संदर्भ में सही है या है। कथन क्या है, बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से में पर्वतपदीय मिट्टी पाई जाती है
और दूसरा कथन है बिहार के कैमूर रोहतास जिलों में तराई मृदा पाई जाती है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में ही चर्चा की तराई क्षेत्र के बारे में, और तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को ही कहा जाता है तराई मृदा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कैमूर रोहतास जिलों में तराई मृदा पाई जाती है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जो उत्तरी जिले हैं उसी के आसपास तराई क्षेत्र है और वहीं पर पाई जाने वाली मृदा को ही कहा जाता है तराई मृदा। अब यदि हम बात करें पहले कथन के बारे में, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से में पर्वतपदी मिट्टी पाई जाती है, तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण का जो हिस्सा है यहाँ पर पर्वतपदी मिट्टी पाई जाती है। पर्वत के ठीक नीचे वाले पद वाले पैरों वाली हिस्से वाली मिट्टी को कहा जाता है पर्वतपदी मिट्टी, जिसे अपशिष्ट मृदा के रूप में भी जाना जाता है। यानी हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन कैमूर रोहतास, तो यहां पर नहीं पाई जाती है तराई मृदा। तराई मृदा का क्षेत्र है यह है लाल मृदा या लाल बलुई मृदा वाला क्षेत्र। तो यहां पर हमारा दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है, यानी केवल एक इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, गंडक नदी बेसिन बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। और दूसरा कथन है गंडक नदी बेगूसराय के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कूट है उपयुक्त में से कौन सा से कथन गंडक नदी बेसिन के बारे में सही नहीं है और है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है और है के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किया गया है। अब यहाँ जरूरी है गंडक नदी बेसिन को देख लेना और गंडक नदी की लोकेशन को देख लेना। सबसे पहले देखेंगे क्या यह बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह है बिहार का बेसिन वाला मैप। देखिए यह है गंडक नदी का बेसिन। तो बिहार का पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और यह है पश्चिमी हिस्सा। तो देखिए गंडक नदी बेसिन कहां पर है, उत्तर से पश्चिम वाले हिस्से में, यानी हमारा पहला कथन सही है। दूसरे कथन को गौर फरमाएं कि गंडक नदी बेगूसराय के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसके लिए भी आप दूसरा मैप देखिए। यह है बिहार का मैप जिसमें गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र है यह देखिए, यह है सारण जिला, यह है वैशाली। दरअसल गंडक रिवर सारण के बाद वैशाली, इन दोनों स्थितियों में इन दोनों के बीच ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी से मिल जाती है, जबकि बेगूसराय काफी दूर है। देखिए इसके बीच में समस्तीपुर आता है। लेकिन हम गंडक नदी के बारे में क्या जानते हैं कि एक हिस्सा सारण के पास ये गंगा नदी से मिल जाता है और दूसरा हाजीपुर वैशाली के पास गंगा नदी से मिल जाता है। तो यहाँ पर बेगूसराय वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल दो कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है नवादा, गया, बांका, रोहतास। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो जलप्रपात उनकी लोकेशन है वह भी बीपीएससी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उससे भी सवाल फ्रेम किए जाते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप करंट अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए दृष्टि ने अपना लाइव प्रोग्राम शुरू किया है जो कि 1 बजे प्रसारित किया जाता है दृष्टि यूट्यूब चैनल पर ही। तो आप करंट अपडेट की जो भी खबरें हैं उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसका ही यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरों का डिस्क्रिप्शन होता है, आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।